नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर पुनः आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत को पढ़ लिया है। साथ ही साथ साहित्यिक स्रोत के बारे में भी हमने चर्चा किया है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही हमने वैदिक साहित्य को पढ़ा था और आज हम गैर वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे। थोड़ा सा पीछे चलते हुए मैं आपको बताऊं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के अंतर्गत हमने पुरातात्विक स्रोत को जो पढ़ा था उसके अंतर्गत हम अभिलेख को पढ़े थे, सिक्का को पढ़े थे, स्थापत्य एवं भवन को पढ़े थे, साथ ही साथ कला को पढ़े थे। और आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वह गैर वैदिक साहित्य है। आइए हम देखते हैं ये प्रमुख गैर वैदिक साहित्य किस ढंग से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे पुराण को, स्मृति को, वेदांग को, महाकाव्य के अंतर्गत महाभारत एवं रामायण को। दोस्तों, यहाँ से सीधा सवाल पूछा जाता है और बिल्कुल इसी ढंग से बहुत शॉर्ट में हम आपके सामने रखने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो उससे भी दिक्कत होगा और आपका ध्यान भटकने की संभावना बनी हुई रहेगी। तो आइए हम देखते हैं पुराण को। पुराणों को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में, जबकि विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्मृति के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि स्मृति साहित्य में प्राचीन सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। इसमें सबसे प्राचीनतम स्मृति साहित्य मनु स्मृति है, जो पुष्यमित्र शुंग के समय में लिखा गया था। दोस्तों, उसके बाद वेदांग आता है। रही बात कि वेदांग कहते किसे हैं, चूंकि वेदों में कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन कठिन शब्दों के प्रयोग को समझने के लिए या उन कठिन शब्दों के अर्थ को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। और यह वेदांग संख्या में 6 है। तो वेदों में वर्णित कठिन शब्दों को समझने के लिए इसकी रचना की गई। इसकी संख्या 6 है, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी और कौन कौन से वेदांग हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे ऑप्शन में आपको चुनने में सहायता मिलेगी। तो पुनः एक बार देख लें, वेदांगों की संख्या 6, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद हम देखते हैं एक प्राचीन ग्रंथ है शुल्ब सूत्र, जिसमें हमें प्राचीन ज्यामिति के विकास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद पाणिनि प्राचीन भारत का व्याकरण का एक प्रसिद्ध विद्वान थे। इनकी रचना का नाम अष्टाध्यायी है। ये सारे सवाल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हम लोग महाकाव्य के बारे में आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, महाकाव्य के अंतर्गत 2 धर्म ग्रंथ रखे गए हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत में अगर मैं महाभारत की बात करूं तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई है। इसमें 18 पर्व हैं। 18 पर्व का मतलब 18 दिन चलने वाली युद्ध के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। उसके बाद अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई है। यह 7 कांडों में विभक्त है और राम की कहानी त्रेता युग की कहानी मानी जाती है। दोस्तों, गैर वैदिक साहित्य के अंतर्गत कुछ प्रमुख बौद्ध साहित्य भी आते हैं, जैसे त्रिपिटक। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में किया गया है। इसके तहत 3 पिटक साहित्य आते हैं, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। अगर हम देखें तो सूत पिटक में बुद्ध का उपदेश दिया हुआ है, जबकि विनय पिटक में संघ के नियम दिए हुए हैं और अभिधम पिटक में बौद्ध का दर्शन दिया हुआ है। यहाँ से सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे।
उसके बाद एक अंगुतर निकाय है, इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। मैं आपको बताऊं कि यह अंगुतर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित एक साहित्य है, ठीक उसी तरह से जैन धर्म से संबंधित भी एक साहित्य है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा मिलती है। ऐसा सवाल कई बार पूछा गया है। एक बार पुनः आप सुन ले, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय में, साथ ही साथ जैन धर्म के भगवती सूत्र में देखने को मिल जाता है। उसके बाद है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो बौद्ध भिक्षु नागसेन प्लस यवन शासक मिलिंद के बीच का वार्ता इसमें दिया हुआ है। एक बार पुनः मैं आपको बताऊं कि मिलिंद पन्हो भी एक साहित्य है जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिलिंद के बीच की वार्ता दिया गया है। कहा जाता है कि नागसेन से प्रभावित होकर के ही यवन शासक मिलिंद ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। महाविभास सूत्र, इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध चरित्र, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तथा महावंश एवं दीपवंश, यह दो ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिसे श्रीलंका में लिखा गया है। मैं आपको बताऊं कि गैर वैदिक साहित्य के अंतर्गत प्रमुख बौद्ध ग्रंथ भी आते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा भी किया। उसके बाद पुनः हम महाविभास सूत्र, जिसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा किया। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा किया। साथ ही साथ महावंश तथा दीपवंश के बारे में चर्चा किया। यह दो ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं जो श्रीलंका में लिखे गए हैं। गैर वैदिक साहित्य के अंतर्गत जैन ग्रंथ भी आते हैं। प्रमुख जैन ग्रंथ की चर्चा हमने यहाँ पर किया है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता। सबसे पहला सवाल तो आपका यहीं पे बन रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है या जैन साहित्य आगम के नाम से जाना जाता है। यह जैन साहित्य 12 अंग तथा 12 पूर्वांगों में बटा हुआ है। कुछ प्रमुख जैन साहित्य निम्नलिखित हैं, जैसे कल्पसूत्र, इसमें प्रारंभिक जैन धर्म के बारे में तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। एक बार थोड़ा सुन लें। कल्पसूत्र से हमें प्रारंभिक जैन धर्म के बारे में तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि भगवती सूत्र, इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों थोड़ा सा याद कीजिए, इससे पूर्व भी मैंने आपको बताया था, जिस समय हम बौद्ध धर्म अंगुतर निकाय के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस समय भी हमने बताया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अंगुतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमें विदेशी यात्रियों से भी प्राप्त होता है। आइए हम लोग इसी तहत मेगास्थनीज को देखते हैं। मेगास्थनीज एक यूनानी यात्री है। यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी रचना का नाम इंडिका है। इसने लिखा कि भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा था और समाज में दास वर्ग नहीं थे। इससे पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है। यह भारत में 14 वर्षों तक रहा है। दोस्तों मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के लिए पॉलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया है। एक बार पुनः सुन लें। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के लिए पॉलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया है। यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी रचना इंडिका है। यह भारतीय समाज को 7 वर्गों में बटा हुआ था, ऐसा बताया है। और साथ ही साथ यह कहा है कि समाज में दास वर्ग नहीं था। इससे पाटलिपुत्र के बारे में बृहत जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर हम उसके बाद ह्वेनसांग को देखते हैं। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री है। यह हर्षवर्धन के समय 629 से 645 में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल आपको पूछे ही जाते हैं, देखने के लिए कई जगह मिल जाएंगे।
इसकी रचना का नाम सीयू की है। उसके बाद अगर हम फाहियान की बात करें तो फाहियान भी एक चीनी यात्री है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 399 से 412 ईस्वी के बीच भारत आया था। इसकी रचना का नाम फूको की है। उसके बाद अगर हम बात करें इत्सिंग की, तो इत्सिंग भी एक चीनी यात्री है। यह 675 ईस्वी में भारत आया था तथा 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। इसकी रचना भारत तथा मलय द्वीपपुंज है। यह इसका स्रोत, अगर इस किताब के बारे में बता दें, इसका स्रोत नेट से प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ से काफी जानकारी हमें प्राचीन भारत के बारे में मिलती है। दोस्तों, हम लोग अलबर्नी के बारे में देख रहे हैं। अलबर्नी एक अरबी यात्री था। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। यह पहला मुस्लिम था जिसने संस्कृत तथा कुरान का अध्ययन किया। इसकी रचना का नाम तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद है। यह काफी सवाल पूछे भी जाते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जिस समय मैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में बता रहा था, यह मिस कर गया था। पुनः मैं आपको बता दूं कि ललित विस्तार भी एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसे नेपाल में लिखा गया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में हमने जो पुरातात्विक स्रोत को शुरू किया था उसे पहले ही समाप्त कर दिया, और साहित्यिक स्रोत के रूप में हमने वैदिक साहित्य और गैर वैदिक साहित्य को शुरू किया था। इसे भी हमने समाप्त कर लिया है। आगे हम लोग बहुत जल्द ही इस आगे के वीडियो को डालेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।